हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये वन लाइनर का हम लोग एपिसोड जो कर रहे हैं, इसमें एक एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो और इस एपिसोड जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, इसमें हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक कुछ संस्थाएं थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और टेलीग्राम लिंक भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो जो भी है वन लाइनर, ये एग्जाम में आते हैं। और आप बस ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो होगा, आप लोग उसको देख करके बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, रिवीजन बेसिस टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था। तो 1838 ईस्वी में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था वो जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, वह क्या है। तो द पूना सार्वजनिक सभा ने क्या किया था कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी कौन सी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था कौन था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। मतलब राजनीतिक स्थिति जो थी उसको सही करने को लेकर के उन्होंने विरोध किया था, तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यहाँ पे सही कालक्रम को सजाने के लिए आता है, तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिर इंडियन लीग की स्थापना होती है, फिर इंडियन एसोसिएशन की, और तब मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। ओके, आगे देखते हैं कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में की गई थी। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था कौन था, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से फिरोज शाह मेहता थे। आगे देखते हैं, सुमेलित करने के लिए देता है कि जैसे कि मतलब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो लंदन से संबंधित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुई थी, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुई थी, और इंडियन एसोसिएशन जो हुई थी स्थापना कोलकाता, और इसने एस एन बनर्जी ने इसको क्या किया था, इसको स्थापित किया था। आगे संस्थाओं का सही कालक्रम है कौन सा, सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लीग, और इंडियन लीग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करने के लिए आता है। ठीक है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है वो द्वारका नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसको जमींदारी सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो संस्थापक जो थे द्वारका नाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की संस्थापक विलियम एडम्स हो जाता है, और इंडियन सोसाइटी जो है आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन लीग जो है, इंडियन लीग की जो स्थापित किया था किसने, शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड इंडिया जो है वो सैयद अहमद खान ने किया था। ओके, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। आगे देखते हैं कि सही सुमेलित करना यहाँ पे, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो 1784 ईस्वी में इसकी गठन किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बॉम्बे जो है वो 1804 में गठित हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है 1823 ईस्वी में हुआ। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो 1838 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संबंधित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है केटी टैलंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ओके, तो इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत सहूलियत आएगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं एग्जाम में। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वन लाइनर, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे तो सिविल के एग्जाम में, या फिर यूपीएससी को ले लीजिए, आप बीपीएससी को ले लीजिए, या फिर दरोगा को ले लीजिए, तो सभी एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। किसने इसकी स्थापना की, क्या क्या इसमें प्रावधान हुए, कौन कौन से कानून बने, कैसे इन लोगों ने मतलब अंग्रेजों के प्रति कैसे इन लोगों ने मतलब राजनीति के द्वारा कैसे अंग्रेजों को अपनी बातों को रखते थे उनके समक्ष, तो इसके बारे में देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। ठीक है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको ही जानता है कि एओ ह्यूम ने किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे, तो एक असैनिक सेवक थे। और जो एओ ह्यूम जो थे वो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। एग्जैक्ट डेट भी पूछ दिया जाता है, तो एग्जैक्ट डेट 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या जो थी वो 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव था, मतलब जब 1885 में उसका गठन हुआ था, तो महासचिव जो थे वो एओ ह्यूम थे। लेकिन अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और महासचिव कौन थे, तो ये एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। आगे देखते हैं कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था, तो लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन इनका एक जो इन्होंने स्थापित किया था उसके ये अध्यक्ष थे उस समय। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति जो था विलियम डिग्बी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, तो सर सैयद अहमद खान। ये मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो सर सैयद अहमद खान अपनी तटस्थता बनाए रखे, मतलब कि मतलब वो मतलब उससे संबंधित कभी रहे ही नहीं। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। कारण ये भी हो सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है थे वो गरम दल के नेता थे, और जो कांग्रेस जो कार्य करती थी, तो कांग्रेस जो कार्य करती थी वो क्या था, उसका मतलब नरम दल के सारे नेता कांग्रेस में थे, तो मतलब प्रेयर पिटीशन देन प्रोटेस्ट पे काम करते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, और इसी वजह से शायद उनकी वैचारिक मतभेद होने की वजह से वो कभी अध्यक्ष नहीं चुने, मतलब नहीं चुने जा सके। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल बाल पाल और लाल बाल पाल
त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो ये लाला लाजपत राय इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही तो एनी बेसेंट रही। ओके, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना था। किसको चुना था? तो एनी बेसेंट को चुना था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। देखिए, भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू 1925 में इनको मतलब चुना गया था। अगर एनी बेसेंट अगर केवल मतलब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होंगी, इनको 1917 में चूज किया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, मतलब सही कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में दोनों 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। आगे का प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था 27वां अधिवेशन, सॉरी 27वां नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने ये अपना मतलब ये बात बोला था। सही कथन ये है कि सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। सी आर दास मतलब जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। अल्फ्रेड वेब जो 1889 में सॉरी 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन यही था जो 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन चाहता था कि कांग्रेस जो है मतलब कांग्रेस जब तक मैं भारत में रह रहा हूँ, जब तक मैं भारत में हूँ तब तक ये कांग्रेस पूरी तरह से ये समाप्त होगी, उसमें मैं सहयोग करूंगा और कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, तो लॉर्ड कर्जन ही बोला था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय जब क्या हुआ था कि जब भारत देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट देखेंगे कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था कौन? तो मतलब ये एनसी केलकर तथा आईबी सेन को चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था क्या? तो वो था लॉर्ड वेलिंगटन, गवर्नर जनरल था। ठीक है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसने भाग लिया था और बम्बई 1915 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसी में उन्होंने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था वो कौन था? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की तो नागपुर अधिवेशन में अपनी नीति को घोषित किया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही मतलब क्रम क्या था? तो सही क्रम देखते हैं हम। सही क्रम ये है कि सबसे महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 1924 में बने थे, 1925 में बने थे। ठीक है, तो ये क्या मतलब इसको अध्यक्षों का सही काला क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने
किया था। तो बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है 1924 में इन्होंने किया था। एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अध्यक्ष जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान उसको मिलाएंगे यहाँ पे। तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में हुआ था, वो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बनी और ये 1925 ईस्वी में हुआ था कानपुर अधिवेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में बने थे। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 में बने थे और यही अबुल कलाम आजाद हैं जो सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने संभाला था। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया, तो लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको सुमेलित करना है, ठीक है। डॉक्टर एम ए अंसारी जो है वो मद्रास के मतलब अधिवेशन अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में 1938 में और ये 1925 में। ठीक है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। जन गण मन जो है वो पहली बार कब गाया गया था, तो जन गण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1911 में, उस समय गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। हमारा टॉपिक होगा ये अब कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। थोड़ा इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो राजा वामबंध आंदोलन। राजवा वाम मध्य बद्ध आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये मतलब पद्धति थी वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जैसे ही हुआ तो 1907 में क्या होता है कि जो कांग्रेस है वो गरम दल और नरम दल दो गुटों में बढ़ जाती है। कौन सा अधिवेशन, सूरत के अधिवेशन में बढ़ जाती है। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे, तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पे बल कौन दिया था, तो 1904 से लगातार स्वशासन पे बल कौन दिया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था कि मतलब खुद का शासन हो। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने में उग्रपंथी कौन नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र विचारधारा के नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र विचारधारा के नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये जो थे उग्र उग्र मतलब उग्र विचारधारा के ये लोग थे, ठीक, क्रांतिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक। वहीं प्रार्थना पिटीशन मतलब प्रेयर, ठीक है, याचना का मतलब पिटीशन और विरोध का मतलब प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस इस तरह से काम करती है, यानी कि ट्रिपल बी पे काम करती है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति का अंतोगतवा समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में वो समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो गर्मपंथियों के प्रभाव के अधीन जो कब आया, तो वो 1906 के बाद आया। क्योंकि उस समय मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ और उसके बाद से फिर सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन, फिर क्या होता है गरम दल और नरम दल में दो में टूट जाते हैं। उसके बाद से जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो क्या होता है कि गर्मपंथी के प्रभाव में आ जाता है 1906 के बाद, जब दो भागों में 1907 में बढ़ता है गरम दल और नरम दल तब, ठीक है। और अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले एवं एसन सेन बनर्जी में कौन से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित जो थे वो अरविंद घोष थे, ठीक है। यही अरविंद घोष हैं जो भारत के ही क्या विश्व के बहुत बड़े फिलोसफर हुए।
ठीक है। इनको मांडले जेल में डाला गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनको मांडले जेल में मतलब म्यांमार के एक जेल में इनको डाला गया था। ठीक है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। ठीक है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय तो देखिए, बाल लाल बाल पाल, ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों को माना जाता है कि गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो उसी को चूज मतलब यहाँ पे चूज करना था, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरम दल के नेता नहीं है। नेक्स्ट है कि शेर ये पंजाब के नाम से मशहूर कौन था, तो लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था कौन, तो लाला लाजपत राय। मैंने थोड़ा देर पहले मैंने एक बताया था कि अरविंद घोष को मांडले जेल में रखा गया था, जो गलत है। मांडले जेल में उनको नहीं रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है, और मांडले जो है वो म्यांमार में है, बर्मा म्यांमार में है। और अरविंद घोष को अलीपुर जेल में इनको 1 साल के लिए ये मतलब 1 साल तक ये जेल में रहे, और उसके बाद से जैसे ही अरविंद घोष वहां से निकलते हैं जेल से, तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों से मतलब ये अपना इस्तीफा दे देते हैं और एक सन्यासी की जीवन, एक फिलोसफर, एक दर्शन शास्त्र के मतलब दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं, और फिर वहां पांडिचेरी में जा करके रहने लगते हैं। तो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि वो जो अरविंद घोष है, अलीपुर जेल में इनको रखा गया था, और मांडले म्यांमार जेल में आपको ये बीजी तिलक को रखा गया था, मतलब बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था, तो मैजनी को माना था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपना मतलब राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को, और महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक एवं ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था कौन, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्यम मार्गी नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष, और इन्हीं के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को, और लोकमान्य तिलक को मतलब भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज बोलता है कि वैलेंटाइन सिरोल बोलता है इनको भारतीय अशांति के जनक, इनको उपाधि देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मुलर ने कहा था। एक बार और देख लीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये कहा था मैक्स मुलर ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा 1908 में 6 वर्ष की जो कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी, वो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी, और यही बाल गंगाधर तिलक 1908 में जब इनको 6 वर्ष की सजा दी गई थी, तो इन्हीं को मांडले जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौरे में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, मतलब कि उग्रवादी विचारधारा आज की उग्रवाद नहीं, वो उग्रवाद उन लोगों को वैसे नाम दे दिया गया था, लेकिन वो लोग उग्रवाद नहीं थे। वो जो भी काम करते थे वो अपने उस उनको उग्र उग्र राष्ट्रवाद थे, मतलब राष्ट्र को बचाने के लिए वो उग्र विचारधारा उनके पास थी। ठीक है, तो सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? भारतीय मुसलमान जो थे वो सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग
अलापने की नीति। तो ऑप्शन में आएगा तो आप उसको लगा सकते हैं। कथन जो है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे क्या? और उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो क्या करना है कि यहाँ पे आप क्योंकि लगाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया, और यहाँ पे इसलिए लगाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे क्योंकि उन्होंने धर्म का राजनैतिकरण अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। फिर एक बार और पढ़ेंगे, उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, इसलिए बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। इसका आंसर तो तुरंत मिल गया कि भाई जो कथन है वो गलत है हमारा। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अपने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करता है तो इसका मतलब ये कहाँ हो गया कि वो मतलब सांप्रदायिक है। तो ये जो है कथन ए जो है वो गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है। ठीक है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनैतिक अस्त्र के रूप में धर्म का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे मतलब जो क्या होगा कि ए गलत है और आर जो है वो सही है, मतलब कथन जो गलत है और कारण सही है। धर्म का राजनीतिकरण का अस्त्र के रूप में कैसे प्रयोग किया? तो उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक ने थे, वो उन्होंने क्या किया कि मतलब गणपति पर्व मनाया, शिवाजी उत्सव मनाया, ठीक है? तो इस तरह से मतलब राजनीतिक अस्त्र के रूप में उन्होंने प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और आज भी हम लोग मतलब गणपति उत्सव मुंबई में देखने को मिलता है। मुंबई क्या, भारत के हर एक अब तो हर एक जगह मनाया जा रहा है। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली था। महात्मा गांधी की इसने अर्थी, इन लोगों ने अर्थी उठाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत, अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो बीडी सावरकर ने किया था, विनय दामोदर सावरकर ने किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, और अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? बीडी सावरकर ने 1905 में। ठीक है, मित्र मेला संघ स्थापित किया था, तो ये भी मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर ने ही मित्र मेला संघ को शुरू किया था। नेक्स्ट, बीडी सावरकर के बारे में सही कथन कौन सा है यहाँ पे? तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, जो मैजनी था उसका और बायोग्राफी लिखा इन्होंने। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ठीक है, मतलब उनको ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया? चलते जहाज से कूद पड़े। हेडगेवार ने राष्ट्रीय जो सेवक संघ की स्थापना 1925 में किया था। वहीं आरएसएस जो आरएसएस की स्थापना जो है वो हेडगेवार ने किया था 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया था। नेक्स्ट है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो ये था वो अनुशीलन समिति। लेकिन अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया था, और बंगाल में इसको जन्म कौन दिया अनुशीलन समिति का? तो वारिंद्र कुमार घोष। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था, कब? तो लोकमान्य इनको कहा गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान कहा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो बर्रा डकैती का स्थान जो है वो पूर्वी बंगाल में है। मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो 1908 में कौन? खुदीराम बोस ने किया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मतलब वहां का जो किंग्स फोर्ट था उसकी गाड़ी पे उसने बम फेंका था, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। लेकिन प्रफुल्ल चाकी क्या होता है कि डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं, और लेकिन
खुदीराम बोस जो है वो हँसते-हँसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। और एक बहुत ही रोचक बात ये है कि जब खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पे वो जा रहे थे तो अपने एक हाथ में उन्होंने गीता को रखा था। गीता जो मतलब इंडियन एपिक है, उसको उन्होंने अपने हाथ में रखा था। ठीक है, और इंडियन एपिक महाभारत है और महाभारत का ही मतलब महाभारत में ही गीता को संकलित किया गया। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल पुस्तक है। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति अ, वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले को अरविंद घोष का बचाव किया था, तो चित्तरंजन घोष ने किया था। चित्तरंजन दास ने किया था। बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था उसने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्थापित कौन किया था, तो सचिंद्र सन्याल नाम के एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने ही किया था। 1924 में कानपुर में किए थे। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एचआरए जो है उसका सदस्य नहीं था, वो शिव वर्मा सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा था। ठीक है, तो देखिए कितने मतलब जिगर वाले ये क्रांतिकारी थे कि फांसी पे चढ़ने से पहले इन्होंने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा अपनी फांसी से पूर्व। ठीक है, अ, फिर देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति किसने लिखी थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। बहुत बहुत ही अच्छे शायर थे ये, और अपनी शायरी के द्वारा ये क्या क्रांतिकारियों में जोश भरते रहते थे। तो इन्होंने ही लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको, तो राम प्रसाद बिस्मिल को इन्होंने चढ़ा दिया था। काकोरी कांड जो हुआ था वो जो 1925 में हुआ था। ठीक है, तो उसी के षड्यंत्र में क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ा दिया गया। काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। कौन, तो भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। सचिंद्र नाथ बख्शी, ठीक है, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मनमथ नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला, चंद्रशेखर आजाद वहां से बच निकल दे। और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अंग्रेज की गोलियों का शिकार नहीं होऊंगा, मैं कभी भी अंग्रेज की गोलियों से नहीं मारा जाऊंगा। और आप लोग देखते हैं कि जब इनको चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया तो इनके पास एक गोली बची हुई थी, इन्होंने अपने खुद को गोली मार लिया, लेकिन वो जिंदा कभी भी अंग्रेज के हाथ नहीं आए। तो ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे भारत में जन्म लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अशफाकुल्ला खान राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था, तो ये चंद्रशेखर आजाद ही थे जो बच गए थे। काकोरी कांड का मुकदमे में सरकारी वकील कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला था। ठीक है, ये सरकारी वकील थे। दरो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो अब सफर करते हैं। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी शायर है कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। किसने कहा था, तो वाजिद अली शाह ने कहा था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसको गठित की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं मतलब भगत सिंह भी इनका भगत सिंह का भी नाम आता है। फिर आगे देखते हैं
बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन? भगत सिंह थे। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने उसका नाम बदल करके कर दिया था। आगे देखते हैं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान एक सेकेंड वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में इसको स्थापित। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मार डाला था तो मुठभेड़ में गोलियों से। मारा नहीं था, अंग्रेजों ने नहीं मारा था उनको, मतलब मुठभेड़ हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को खुद को गोली मारी थी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। शाम के समय में चूंकि फांसी देने का कानून नहीं है, तो लेकिन फिर भी अंग्रेजों की अनैतिक नीतियां थी, जिसकी वजह से 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पे, अगर मैं सही हूं तो 7:33 पे इनको शाम को फांसी की सजा दे दी गई। और चूंकि इनकी फांसी की जो सजा थी वो 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन 23 मार्च को ही दे दी गई। नेक्स्ट है कि वह वाद का मतलब यहाँ पे केस हुआ जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस था जिसमें इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, इस वजह से। भगत सिंह का स्मारक स्थित है कहाँ पे? तो फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी। तो इसमें क्या बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के फांसी पाने के वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मुकदमों का सही क्रम है। सबसे पहले लाहौर मुकदमा हुआ, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी, ठीक है, फिर मेरठ मुकदमा। सही सुमेलित है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर जो हुआ था, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था 1916 और 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत अली उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था। आगे देखते हैं हम प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा यानी कि चटगांव आर्मरी रेड जो था प्रसिद्ध था, किसने किया था? ये सूर्य सेन ने किया था। चटगांव पश्चिम बंगाल का एक गांव है, वहां पे मतलब शस्त्र रखा हुआ था एक घर में, उसमें अंग्रेजों का रखा हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि धावा बोल करके और उसके सारे शस्त्रों को अंग्रेजों के लूट लिए थे। तो ये सूर्य सेन ने आयोजित किया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद थे खुदीराम बोस, ये शायद 19 साल के थे। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 19 साल के थे खुदीराम बोस, और इनको स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के ये शहीद थे। ठीक है, साल नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे कम उम्र का पूछेगा तो खुदीराम बोस थे। अभिनव भारत का जो संस्थापक है वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से संबंधित है। ठीक है, और अभिनव भारत है वी डी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना 1913 में किया था। स्वराज पार्टी सी आर दास ने किया था, और इसमें इसमें सी आर दास ने स्वराज पार्टी का संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अभिनव भारत जीडी सावरकर, सॉरी जीडी नहीं, ये जीडी सावरकर, ठीक है, अभिनव भारत जीडी सावरकर। मित्र मेला बीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एसएन सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट देखते हैं, ये जीडी सावरकर का हुआ गणेश देव सावरकर, ठीक है, और वीडी सावरकर का हुआ वासुदेव सॉरी वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है,
नेक्स्ट है कि चटगांव फिर मिलान करने के लिए है। चटगांव शस्त्रागार हमला जो है सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतीन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र था। नेक्स्ट है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था जतीन दास था। जतीन दास भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। भगत सिंह जो है फांसी से इनकी मृत्यु है और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया। सही सुमेलित करने के लिए है यहाँ पे। तो चटगांव आर्मरी जो है वो कल्पना दत्त संबंधित है, ठीक है। आयोजित उसने किसने किया था? चटगांव सूर्यसेन ने किया था। अभिनव भारत जो है विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, पंजाब से संबंधित है। ओके। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की एक क्या हुआ था कि एक समिति का गठन उन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेलित करना यहाँ पे। रिवोल्ट ग्रुप जो था वो सूर्यसेन संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है रामप्रसाद बिस्मिल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह, इसे संबंधित है। संस्थापक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे सचिंद्र सन्याल थे, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उससे संबंधित थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है चंद्रशेखर आजाद, नाम इन्होंने भी चेंज किया था। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। तो अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधियों में था। नेक्स्ट देखते हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का ये क्या करते हैं कि स्थापित करते हैं, 1 मई 1939 को करते हैं। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल की जो फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह मेहता जो है, फिरोज शाह मेहता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था, तो बिपिन चंद्र पाल, जिसमें लाल बाल पाल ये 3 याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में की अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो बीना दास उनका नाम था। नेक्स्ट है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। मतलब कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, क्रिटिसाइज भी लोग करें लेकिन आप फिर भी उनके विचारों से आप प्रभावित नहीं होते, अपने विचार खुद सोचते हैं, तो ये 2 विशेषताएं होती है क्रांतिकारी की, ये कहा था भगत सिंह ने कहा था। टॉपिक देखते हैं आगे, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई, तो देखते हैं। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो लंदन में किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1905 में हुई थी। वी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन इसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाखना ने किया था। गदर पार्टी का पहला सभापति है सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गदर क्या था? गदर जो था वो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था?
तो गदर क्रांति का छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण वही 1914 का प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरू होना था। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, किसने? तो विदेश में महेंद्र प्रताप ने गणतंत्रात्मक, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट की इसने स्थापना किया था। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। यह जो मतलब स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने क्या किया था कि जब अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय मतलब अधिवेशन हो रहा था, इसने स्टुटगार्ड में तिरंगा झंडा को इन्होंने फहराया था। तो भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा से संबंधित सही कथन ये है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था तो भीखाजी कामा ने फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, स्टुटगार्ड में फहराया था। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी तो मदनलाल धिंगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। वह बात जो मैडम अंग्रेज अधिकारी इसने वाइली को मारा था, ठीक है, मदनलाल धिंगरा ने। और वह बात जो मैडम भीखाजी कामा और एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय से में समान थी। तो ये वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। आगे देखते हैं कि सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीर सावरकर एवं मतलब बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में कामागाटा मारू प्रकरण से यानी घटना से संबंधित था कौन? तो बाबा गुरदीप सिंह थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अब हम बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन एक टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उसको देखते हैं। तो हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन हुआ? तो सीधी सी बात है, सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और ये बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 में। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। आगे देखते हैं। आगे वाला प्रश्न ये है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर तथा बीजी तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो आर.एन. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया कब गया था? तो 1905 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, वो बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की जो वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन थे? तो बायकॉट करना और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हो गया कब? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है कि महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः
अप्रभावित रहे, तो कृषक तथा मुसलमान जो है अप्रभावित रहे थे। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक का ये गीत बना था। और यही वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था, ये भी प्रश्न आता है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो सही कथन ये नहीं है कि लियाकत हुसैन से बारिशाल ने मुस्लिम किसानों को आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे, तो स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देख लेते हैं कि बंगाल का जो बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का जो मतलब अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नेहरू ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, सुधारक पत्रिका के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है किसका, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनकी, गोपाल कृष्ण गोखले की। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने स्नातक कर लिया, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बनते हैं तथा सुधारक के सह संपादक रहते हैं। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इसको एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये कौन पर्सन है, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा है किसने, तो दादा भाई नेहरू ने रखा है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, 1906 था और कलकत्ता के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या किया, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज पहली बार मतलब व्यक्त किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किन्हें दी जाती है, तो दादा भाई नेहरू जी को दी जाती है। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की इनको संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य कथन क्या है, तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये दादा भाई नेहरू जी की उपलब्धि थी। दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य है, वह पहले एक भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का आरंभ भी किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय था, दादा भाई नेहरू जी थे। नेक्स्ट है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ कब, तो सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन होता है।
1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आरबी घोष थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। एक संकल्प जिनमें चारों में से संकल्पों में नहीं था, तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था। आगे देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है वो किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां तथा नवाब समीउल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब समीउल्लाह खान ने किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ? ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कराची में हुआ था। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मानने मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसे यहाँ पे क्योंकि लगाएंगे और यहाँ पे इसलिए लगाएंगे। तो देखते हैं फिर एक बार। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, क्योंकि वैसा अधिकार केवल अकेली मुस्लिम लीग का ही था। फिर से पढ़ेंगे। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, इसलिए लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कथन गलत हो जाता है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही नहीं था। ठीक है, तो ये सही है, परंतु आर जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन जो सरकार का गठन करने वाले में से थे। 1906 में लॉर्ड मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुई। लंदन शाखा की स्थापना हुई। कहाँ? ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किया था। कहाँ? अमीर अली की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्न। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में किया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कहाँ पे? कलकत्ता थी। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है कि
जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा हुआ था। आगे देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पे? तो लखनऊ में। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक ही टाइम पे क्या किया था? अपने अधिवेशन आयोजित कर दिए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने किया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था किसने? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता जो हुआ था वो बीजी तिलक ने, और इस समय के जो अध्यक्ष थे कौन थे? एसी मजूमदार थे। आगे देखते हैं कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग क्या की गई? स्वीकार कर ली गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्तक्य का काल प्रदर्शित करता 1916 से लेकर के 1922। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। आगे देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो अगला प्रश्न ये है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन वो प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टीएस अलकाट में जिसने योगदान से होम रूल लीग में जिसका योगदान होम रूल लीग में स्थापना मतलब में नहीं था, तो ये टीएस अलकाट का नहीं था। सीआर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था कौन? तो सीआर दास नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट है कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक जो शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके कब? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर सके। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया, 1918 में मिला दिया गया। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है, सबसे पहले इसकी योजना जो है एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं कि एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन ये नहीं है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। ठीक है, ये सही कथन है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार इसने अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो 1 घंटे का हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन
ठीक है, मतलब गांधी जी का यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे-कैसे मतलब देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बारे में सारे प्रश्नों को मैं बहुत जल्दी ही कवर करने वाला हूँ। अभी तक अगर इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बस बदले में बस आप लोगों से यही चाहिए कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कुछ टंग स्लिप हुआ हो या कुछ अगर गलती हुआ हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं फिर उसको अगले वीडियो में उसको सुधार सकूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जीएस साइको एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए।